जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो आजकल मशहूर है थलापति विजय के नाम से, ये भारत का एक बड़ा मशहूर एक्टर और बन गया वजीर आला। ये कैसे हुआ? इस सारी कहानी के पीछे एक ट्विस्ट है, और वो जो ट्विस्ट है वो है एक सेल्फी। यानी एक सेल्फी ने एक आदमी को उठाकर वजीर आला बना दिया। ये कैसे हो सकता है? ये बात है 2020 की, जब विजय गिरफ्तारी से वापस आया अपने सेट पे ताकि वो अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो हजारों की तादाद में, कुछ लोग कहते हैं कि लाखों की तादाद में नौजवान उसके मद्दाह वहां पे मौजूद थे। विजय ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर अपने मद्दाहों के साथ एक सेल्फी बनाई, और उस सेल्फी ने विजय की और पूरे तमिलनाडु की तकदीर बदल कर रख दी। किसी को आइडिया नहीं था कि ये होगा, लेकिन ये हुआ। 2020 में खींची जाने वाली ये सेल्फी हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा शेयर होने वाली फोटो बन गई। और उस दिन विजय को एक बात समझ आ गई। वो बात क्या थी आपको अभी पता नहीं चलेगा। शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कहानी एक्चुअली है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, एक इंसान जो अपने करियर के अरूज पर हो और एक फिल्म साइन करने के लिए 200 करोड़ रुपए लेता हो, जिसके नाम पर सिनेमा घरों के बाहर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हों, जिसे साउथ इंडिया में भगवान की तरह पूजा जाता हो, अगर वो अचानक ये ऐलान कर दे कि मैं अब फिल्में नहीं बनाऊंगा, मैं अब सियासत में आ रहा हूं, तो आप भी यकीन नहीं करेंगे इतना बड़ा करियर छोड़ के कौन आता है। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तमिलनाडु के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया अब थलापति विजय के नाम से जानती है, ये सियासत में आ गया और कामयाब भी हो गया। हिंदुस्तान की सियासत में अदाकार पहली मर्तबा नहीं आए, पहले भी आते रहे। हेमा मालिनी को हमने देखा, एक उर्मिला एक एक्टर थी उनको देखा, सनी देओल को हमने देखा, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भी सियासत में आए, क्रिकेटर्स भी आते रहते हैं, वो भी सियासत में हिस्सा लेते हैं, एक्टर्स भी आते हैं। कोई नई बात नहीं है। यानी जो तमिल फिल्में हैं वहाँ से भी बहुत सारे अदाकार पहले भी सियासत में आते रहे हैं, जिनमें रजनीकांत भी हैं, कमल हसन भी हैं और ललिता भी हैं, बहुत सारे और लोग हैं। लेकिन थलापति विजय का मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। रजनीकांत ने कई सालों तक सियासत में आने का ख्वाब देखा, लेकिन फिर पीछे हट गया, और विजय ने सीधा मैदान में उतरकर सिस्टम को ललकार दिया। और आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि आखिर थलापति विजय ने फिल्में छोड़कर सियासत का मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया। इनकी सियासी पार्टी तमिलगा वित्री कज़गम TVK, इसका असल मकसद क्या है, इनका नज़रिया क्या है, और इनके साथ हिंदुस्तान के रवायती करप्ट सिस्टम ने ऐसा क्या किया कि ये आदमी सियासत में आ गया। और हाल ही में तमिलनाडु के इलेक्शन में विजय ने किस तरह पूरी गेम तब्दील कर दी। तो शुरू करते हैं विजय की जिंदगी पर। यह बिल्कुल एक आम सी फैमिली के अंदर पैदा हुआ। विजय का जो बाप था चंद्रशेखर, ये तमिल फिल्मों के एक मशहूर डायरेक्टर्स में से एक था, और विजय की मां शोभा, वो एक प्लेबैक सिंगर थी, यानी फिल्मों में गाने गाने वाली खातून। विजय पैदा होता है 22 जून 1974 को चेन्नई में। अब लगता तो यह है कि एक डायरेक्टर का बेटा फिल्मों में आएगा, कामयाब हो गया, सबको यही लगता है। लेकिन विजय 1992 में जब पहली मरतबा फिल्म में आया और उसने एक फिल्म बनाई और अपना डेब्यू किया, तो उस पर बड़ी तनकीद हुई। ना सिर्फ उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई, बल्कि मैगजीन्स के अंदर यहाँ तक लिखा गया उसकी तस्वीर छाप कर कि क्या ऐसी शक्लो सूरत का आदमी हीरो हो सकता है। उस वक्त विजय का मजाक उड़ाया गया, उसकी अदाकारी और उसके दिखावे के ऊपर, जैसा वो दिखता था, उसकी लुक्स के ऊपर टर्न्स किए गए। लेकिन विजय ने हार नहीं मानी, वो खामोशी से अपना काम करता रहा। 1996 में उसने एक और फिल्म बनाई और उसे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया उस फिल्म से। और लेकिन असल धमाका जो विजय ने किया वो उसकी एक फिल्म थी गिल्ली, जो उसने 2004 में बनाई थी। और इस फिल्म ने विजय को तमिलनाडु का एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। उसके बाद लगातार उसकी फिल्में आती रहीं। 2012 में, 14 में, 17 में, 21 में, 23 में लगातार विजय ने बहुत सारी फिल्में बनाई, और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उसके नाम होती रही। उसकी फिल्में बहुत मकबूल हो रही थी, वो बहुत बड़ा एक्टर बन गया था, और सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि उसकी फिल्मों को डब करके हिंदी जुबान के अंदर बाकी इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा था। आज की तारीख में विजय इंडिया में कमाई के लिहाज से जो अदाकार हैं उनमें सफ़े अव्वल का अदाकार था।
यानी वो बहुत ठीक ठाक पैसे लेता था एक फिल्म बनाने के लिए। अगर आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी में जाते हैं तो ये बहुत खामोश रहने वाला आदमी था। वो कभी मीडिया को इंटरव्यूज़ नहीं देता, वो कभी टीवी शोज़ में नहीं जाता, वो पब्लिक में बहुत कम बोलता है। वो सिर्फ अपनी फिल्मों की लॉन्च के वक्त कभी मीडिया से बातचीत करता था या मदाहों से बातचीत करता था। और उसकी तकरीर का जो आगाज़ है वो हमेशा एक जुमले से होता है। जुमला तो वो तमिल ज़बान का है, उसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे दिल में बसने वाले मेरे प्यारे फैंस, वो इस जुमले से हमेशा अपनी बातचीत का आगाज़ करता था। विजय का नज़रिया हमेशा से ये नज़रियाती तौर पे एक फलाई आदमी था। वो सियासत में आने से पहले उसने एक फलाई इदारा भी बनाया हुआ था जिसका नाम था VMK, यानी विजय मक्कल अयाकम। ये अब तमिल ज़बान का एक लफ्ज़ है, तो VMK के नाम से उसने अपना एक इदारा बनाया हुआ था और तमिलनाडु के हर ज़िले के अंदर गरीबों की वो मदद करता था। रात के वक्त पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसने नाइट स्टडी सेंटर्स खोले हुए थे और ब्लड डोनेशंस के कैंप वो लगाता था। कुदरती आफात आ जाती थी तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट से पहले विजय के लोग पहुंचते थे और इसके अपने जो वर्कर्स हैं, इसके अपने जो साथी हैं, वो सबसे पहले मदद करने के लिए जाते थे। नज़रियाती तौर पे एक सेकुलर आदमी है और समाजी इंसाफ पर यकीन रखने वाला आदमी है। अब इसका मानना है कि तालीम सबके लिए मुफ्त और एक जैसी होनी चाहिए और मुआशरे में मज़हब और ज़ात पात की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। फलाई कामों में इसका एक ही नारा था और वो नारा ये था, पैर पोकम एला और एकम, यानी पैदाइशी तौर पर तमाम इंसान एक बराबर हैं। अब विजय सियासत में क्यों आया, ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो इसका जवाब जो है वो हुकूमत के पास है, क्योंकि तमिलनाडु की हुकूमत ने और बीजेपी की हुकूमत ने विजय के साथ कुछ ऐसा किया कि उसको सियासत में आना पड़ गया। विजय की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही थी और सबकी इसके ऊपर नज़र थी और सब चाहते हैं कि जो मकबूल आदमी है वो हमें सपोर्ट करे, और सिस्टम अपने लिए ऐसे आदमी को खतरा भी समझता है। हिंदुस्तान के करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने विजय को गिराने की कुछ कोशिशें की और उसकी वजह बनी उसकी 2 फिल्में। विजय ने एक फिल्म की 2017 में, फिल्म का नाम था मिर्सल। इस फिल्म में विजय का एक डायलॉग था और उस डायलॉग ने इंडिया की सियासत में आग लगा दी। इस डायलॉग में विजय ने हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी और टैक्स को लेकर तनकीद की थी। इसका ये डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, पूरे इंडिया में लोग इसको दोहराने लगे और हर जगह पे इसकी डिस्कशन भी हो रही थी। विजय ने जो डिजिटल इंडिया का एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर तनकीद करते हुए ये कहा था इस फिल्म में कि हम 28% GST देते हैं, यानी हम जो टैक्स देते हैं जनरल सेल्स टैक्स वो 28% है, लेकिन हमारे अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि सिंगापुर के लोग 7% टैक्स देते हैं और वहां पे लोगों को मुफ्त इलाज मिलता है। ये बात पूरे इंडिया के अंदर डिस्कस हुई और ये डायलॉग मरकजी हुकूमत बीजेपी को चुभ गया। बीजेपी के लीडर्स विजय के पीछे पड़ गए, इसके ऊपर जाती हमले किए गए और फिर इसको उसके पूरे नाम से बुलाना शुरू कर दिया कि ये तो एक ईसाई है, ताकि लोग इससे मुतनफ़र हो जाएं। इसके फैंस इसको इसलिए छोड़ दें कि ये एक ईसाई आदमी है। और आपको पता है बीजेपी हमेशा से मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करती है, तो उन्होंने इसके खिलाफ मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया, लेकिन तमिलनाडु की आवाम विजय के साथ खड़ी हो गई और फिल्म जो थी वो मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म गई, वो बहुत मशहूर हो गई इस कंट्रोवर्सी के बाद। 2018 में विजय ने एक और फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था सरकार। सरकार नाम से इंडिया में और फिल्में भी बनी, लेकिन विजय की फिल्म में एक ऐसा सीन था जिसने पूरे तमिलनाडु की सियासत की जड़ों को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि 2018 में जो एक फिल्म बनाई सरकार, ये फिल्म कोई एक्शन थ्रिलर टाइप की फिल्म नहीं थी, ये एक्चुअली विजय का एक सियासी मंशूर था। यानी अगर आप देखें तो विजय का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इस फिल्म में नजर आता है। ये एक ऐसे बिजनेसमैन के गिर्द घूमती है पूरी फिल्म जो बैरून मुल्क से इंडिया अपना वोट डालने के लिए आता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसका वोट तो कोई और डाल गया। यहां से वो हिंदुस्तानी आइन के सेक्शन 49P के तहत अपना वोट वापस मांगता है और पूरे करप्ट इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक खड़ी कर देता है। अब इस फिल्म में ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वोट कोई और डालकर चला गया, बल्कि एक प्रॉब्लम और भी था। वो ये था कि इसमें एक सीन था जिसमें तमिलनाडु की जो हुक्मरान पार्टी है AIADMK, ये पार्टी का नाम है, उसके तन बदन में आग लग गई और उनको परेशानी पैदा हो गई कि ये इसने क्या किया। अब इस फिल्म में हुआ ये कि हिंदुस्तानी सियासत खासतौर पर तमिलनाडु में एक बहुत पुरानी बीमारी है। इस बीमारी का नाम है फ्री बीज कल्चर। ये फ्री बीज कल्चर क्या है जी? ये फ्री बीज कल्चर है मुफ्त खोरी का एक निज़ाम।
इसमें होता यह है कि हुक्मरान लोगों को चीज़ें बांटते हैं। जैसे पाकिस्तान में सिलाई मशीनें बांटते हैं, लैपटॉप बांटते हैं, लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, कोई कार्ड दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो छोटी छोटी चीज़ें बांट के लोगों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में ख़ासतौर पे तमिलनाडु में ये बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ पे सियासतदान गरीब आवाम को वोट के बदले में मुफ्त दे देते थे, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, टीवी सेट, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें बांटते थे। फिल्म सरकार के एक सीन में विजय ने अवाम को एहसास दिलाया कि हुकूमतें उन्हें ये चंद हज़ार की मुफ्त चीज़ें देकर उनका लाखों का हक मार देती हैं। और इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि अवाम गुस्से में आकर हुकूमत के दिए हुए तमाम मिक्सर, ग्राइंडर, लैपटॉप, टीवी, वो बाकी सारी चीज़ें लाकर एक चौक में रख के आग लगा देते हैं। यही वो सीन था जिसने हुक्मरान पार्टी की नींदें उड़ा दी। क्योंकि ये जो कल्चर था ना, फ्री बीज कल्चर, ये जो तमिलनाडु की हुक्मरान जमात थी AIADMK, उनकी एक लीडर जयललिता ने उरूज पे पहुंचाया था। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। पार्टी के वुज़रा ने खुलेआम विजय पर और फिल्म के डायरेक्टर पर बगावत का मुकदमा चलाने की धमकियां दी। पार्टी के गुंडे सड़कों पे निकल आए, सिनेमा घरों पे हमले किए गए और जिन स्क्रीन पे फिल्में चल रही थी उन्हें ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया। सिनेमा के बाहर जो थलापति विजय के 100 फुट लंबे बहुत सारे बैनर लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया और उनको जला दिया गया। रात के वक्त पुलिस की भारी नफरी डायरेक्टर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच गई। विजय और उनकी पूरी टीम पर शदीद दबाव डाला गया। उन्हें डराया और धमकाया गया कि वो आइंदा कभी सिस्टम के खिलाफ बोलने की जुर्रत ना करें। मजबूरन सिनेमा घरों को बचाने के लिए और फिल्म चलती रहे, इसलिए वो आग लगाने वाला जो सीन है वो उस फिल्म में से एडिट कर दिया गया, काट दिया गया। अब आ जाए वो सेल्फी वाला वाकया जो 2020 में हुआ। हुकूमत का दिल तो भर नहीं रहा था और उनको आइडिया था कि विजय कितना डैमेज कर चुका है अपने पैगामात के जरिए से। इनकलाबी किस्म का आदमी था और वो फिल्मों में ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करता था। सिस्टम का सबसे बड़ा जो वार था वो 2020 में हुआ। विजय अपनी फिल्म मास्टर की शूटिंग कर रहा था कि उस वक्त इनकम टैक्स के अफसरान ने उसको शूटिंग के बीच में से उठा लिया और मुसलसल 30 घंटे तक उसके घर की तलाशी ली, उसको अपनी हिरासत में रखा। लेकिन हुकूमत को उनके घर से कुछ भी नहीं मिला, कोई गैर कानूनी पैसा भी नहीं मिला। जब विजय अपनी शूटिंग के लिए अपने सेट पर वापस आया तो वहाँ पे लाखों की तादाद में उनके फैंस और उनके सपोर्टर्स खड़े थे। तब विजय ने बस ऊपर चढ़ के बस के ऊपर खड़े होकर एक सेल्फी ली थी अपने मद्दाहों के साथ। ये सेल्फी हिंदुस्तान की तारीख में 20 साल में सबसे ज़्यादा रीट्वीट होने वाली तस्वीर बन गई। इन तमाम वाक़यात ने विजय को एक बात समझा दी जो मैंने आपको इस वीलॉग के शुरू में कही थी कि आप सिस्टम से बाहर रहकर सिस्टम पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिस्टम को ठीक करना है तो आपको सिस्टम में उतरना पड़ेगा। अगर आप बाहर ही रहेंगे तो सिस्टम आपको कुचल कर रख देगा। अगर सिस्टम को साफ करना है तो इस कीचड़ के अंदर आना पड़ेगा। और यही इनकी सियासत में आने का सबसे बड़ा मुहर्रिक या मोटिव वो बन गया। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका करोड़ों मदाहों को इंतजार था। 2 फरवरी 2024 को थलापति विजय ने बाकायदा अपनी सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया। उनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कज़गम, यानी इसको बुलाया जाता है TVK के नाम से। और इस पार्टी के नाम का मतलब है तमिलनाडु की जीत की पार्टी। विजय ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है वो नहीं लड़ेगी और ना ही किसी को सपोर्ट करेगी, बल्कि इनका असल जो हदफ है वो 2026 में तमिलनाडु के जो रियासती इंतखाबात होने जा रहे हैं वो उसको अपना निशाना बनाएंगे। विजय ने इंतहाई दलेराना फैसला किया और अनाउंस कर दिया कि अपनी पहले से साइन की हुई 2 फिल्में मुकम्मल करने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और ख़ुद को मुकम्मल तौर पे आवाम के लिए वक्फ कर देंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो हिंदुस्तान की तारीख में शायद ही किसी सुपरस्टार ने अपने पूरे करियर में किया। विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की, अपनी पार्टी का झंडा लॉन्च किया। पार्टी के अंदर 2 हाथी बने हुए हैं जो ताकत की और जद्दोजहद की अलामत हैं और बीच में एक फूल बना हुआ है। जब बादशाह जीत कर आते थे तो वो फूल पहनते थे। ये झंडा जो है ये तमिल की सकाफत को, बहादुरी को और फतह को जाहिर करता है। हिंदुस्तान की सियासत की एक हकीकत है कि यहाँ टिकट उन्हें मिलता है जिनके पास पावर होती है, काला धन होता है या कोई बहुत बड़ा सियासी खानदानी पस मंजर होता है। लेकिन विजय ने नहीं किया ऐसा। विजय ने टिकट किन लोगों को दिया? विजय ने खोखले नारों वाला काम नहीं किया। उनकी हिकमत अमली ग्रास रूट लेवल यानी निचली सतह पर काम करने वालों पर है। 2021 में विजय की सियासत में बाकायदा एंट्री से पहले ही उनके फलाही इदारे विजय मक्कल अयाकम के मेंबरान ने तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों से लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लड़े थे और हैरानकुन तौर पे उन्होंने 100 से ज़्यादा सीटें जीतकर सबकी नींदें उड़ा दी थी। अब विजय ने जो पार्टी के टिकट तकसीम किए उसकी पॉलिसी बड़ी वादे थी। इसने पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट दिया,
पुराने और करप्ट सियासतदानों को अपनी पार्टी में शामिल करने के वो खिलाफ है। उसने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के जो टॉपर्स हैं उनकी हौसला अफजाई की। वो नौजवानों पर इन्वेस्ट कर रहा है ताकि एक नई और पढ़ी लिखी की आदत सामने आए। औरतों की नुमाइंदगी, यानी विजय ने अपनी पार्टी में जो खवातीन का विंग है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और खवातीन का बहुत वोट भी उसे पड़ा है। विजय ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वो अपने इलाकों में फलाही काम करते आ रहे हैं और वही टीवी के नुमाइंदे भी है। नाज़रीन, अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि तमिलनाडु की सियासत है क्या और विजय ने वहां पे जगह कैसे बनाई। तमिलनाडु की सियासत की जड़ें आज से 106 साल पुराने एक वाकये से जाके जुड़ती हैं। 1920 की दहाई में एक बहुत ही अजीम समाजी कारकुन थे, उनका नाम था ईवीआर पेरियार। तो ईवीआर रामास्वामी पेरियार ने एक तहरीक उस वक्त सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी, जिसे तहरीक खुददारी कहते हैं। उसका उसने उस वक्त आगाज़ किया था। उस वक्त एक्चुअली ब्राह्मणों का कंट्रोल था पूरे मुआशरे के ऊपर, और जो पेरियार था उसका नज़रिया ये था कि ज़ात पात का खात्मा किया जाए, ब्राह्मणों की इजारादारी से आज़ाद किया जाए, लोगों को, औरतों को उनके हकूक़ दिए जाए और सबसे बढ़कर तमिल ज़बान और तमिल सकाफ़त के ऊपर फ़ख्र किया जाए। पेरियार के एक शागिर्द थे, उनका नाम था CN अनादुरई। ये नाम आपने याद रखना है। उन्होंने 1949 में इस नज़रिए को एक सियासी पार्टी की शक्ल दे दी और उसका नाम रखा गया DMK। ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी तमिलनाडु की। ये पार्टी आगे बढ़ती गई 1949 के बाद, और 1967 में इस पार्टी ने कांग्रेस को उखाड़ के तमिलनाडु से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी नेशनल पार्टी आज़ादाना तौर पे तमिलनाडु में हुकूमत नहीं बना पाई। अनादुरई के जाने के बाद DMK पार्टी की क़यादत संभाल ली M करुणानिधि ने। करुणानिधि एक ज़बरदस्त किस्म का लिखारी था। ये बहुत तेज़ आदमी था, बड़ा शानदार सियासतदान था, और उसने DMK को एक नाकाबिले शिकस्त पार्टी बना डाला। पार्टी में करुणानिधि का एक बहुत बड़ा असासा था उस वक्त का एक शानदार एक्टर जिसका नाम है MG रामचंद्रन। ये अगर आप तस्वीर निकाल के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तमिल का बहुत बड़ा एक्टर था। ये फिल्मों के अंदर मसीहा का किरदार करता था और असली ज़िंदगी में भी लोग इसको महात्मा और देवता ही मानते थे और लोग इसकी लगभग पूजा करते थे। तो ये उस पार्टी के अंदर करुणानिधि का दायां बाजू था। इनके अंदर इख्तलाफात हो गए दोनों में, और ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए। और जब इसको पार्टी से निकाला गया MGR नामी एक्टर को, तो ये सबसे बड़ी गलती साबित हो गई करुणानिधि की। MGR ने 1972 में अपनी एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम रखा AIADMK। पहले वाला नाम DMK था, शुरू में लगा दिया AIA, जिसका मतलब था ऑल इंडिया आना। अब ये पार्टी एक नई पार्टी बनके सामने आ गई। तब से लेकर अब तक एक मरतबा हुकूमत आ जाती है DMK की, एक मरतबा हुकूमत आ जाती है AIADMK की। तो ये आपस में ही दोनों खेलते रहे हैं। एक्टर MGR की मौत के बाद उनकी सियासी वारस बन गई एक और मशहूर फिल्मी अदाकारा जिनका नाम है जयललिता, जिन्हें तमिल अवाम प्यार से अम्मा कहकर पुकारती थी। फिर अगली 3 दहाइयों तक, यानी 1990 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु की सियासत में ये 2 लोग ही थे। एक जयललिता थी और दूसरे करुणानिधि। ये दोनों कभी एक जीतता था, कभी दूसरा जीतता था। ये दोनों 2016 और 2018 में दुनिया से चले गए। दिसंबर 2016 में जयललिता का इंतकाल हो गया और अगस्त 2018 में करुणानिधि भी इस दुनिया से चले गए। इनके जाने के बाद तमिलनाडु की सियासत में एक बहुत बड़ी खलीज पैदा हो गई। जो जयललिता की पार्टी थी वो टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि करुणानिधि की पार्टी जो है वो उनके बेटे ने संभाल ली। इस इलेक्शन से पहले तक करुणानिधि के बेटे MK स्टालिन तमिलनाडु के वजीर आला थे। MK स्टालिन काफी सुलझा हुआ आदमी है, लेकिन उसमें वो कशिश नहीं है या उसके अंदर वो जनून नहीं है जो विजय में था। और ये अपने वालिद की तरह एनर्जेटिक भी नहीं है, ना ही इसमें जयललिता वाली बात है। अब मामला ये है कि DMK पार्टी का वजीर आला तो है लेकिन निस्बतन कमजोर, जबकि जयललिता की मौत के बाद उनकी पार्टी जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गई। बीजेपी को, क्योंकि उनकी सियासत मजहब पे है, उसकी जगह तमिलनाडु में बन नहीं रही, तो यहां पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। ये वो परफेक्ट टाइमिंग है, यही वो खला है जिस पर थलापति विजय ने वार किया। 50 सालों में पहली बार तमिलनाडु का दरावड़ी किला इतना कमजोर हुआ और अवाम एक नए साफ सुथरे और करिश्माती लीडर की तलाश में थी, और तमिल अवाम के लिए इस वक्त थलापति विजय से बड़ा कोई करिश्मा नहीं था। विजय ने इसी दरावड़ी नजरिए, यानी समाजी इंसाफ, मसावात, तमिल जबान की हिफाजत को अपनाया, लेकिन उसे खानदानी सियासत और करप्शन से पाक करके एक नए दौर की बुनियाद रखने का उसने ऐलान कर दिया। अब 2026 के इंतखाबात होते हैं।
तमिलनाडु के असेंबली के। 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु की 234 नशिस्तों पर वोटिंग होती है। विजय ने किसी भी बड़ी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की बजाय अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। टीवी के जो विजय की पार्टी है उसने 234 में से 108 नशिस्तें जीतकर पूरे भारत को हैरान करके रख दिया। मजमूई तौर पे 35.1% वोट इस पार्टी ने लिए, जबकि डीएमके ने 24.2% वोट लिए और एआईएडीएमके ने 21.1% से थोड़े से ज्यादा वोट लिए। इस इलेक्शन में विजय ने नौजवानों के हाथों बड़े बड़े बुर्ज गिरा दिए। खुद विजय का अपना इलेक्शन और बहुत सारे ताकतवर सियासतदानों के इलेक्शन, लोग हैरान रह गए कि बड़े बड़े बुर्ज इस सियासत के अंदर उड़ गए, तबाह हो गए। विजय ने अपनी पूरी इलेक्शन मुहिम कैसे चलाई, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने डिजिटल मीडिया के ऊपर अपनी मुहिम चलाई। व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, ट्विटर के जरिए से उसने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। खामोशी से वो अपना काम करता रहा। उसने रवायती मीडिया को इंटरव्यू देने की बजाय बराह रास्त अवाम से मुलाकातें की, अवामी जलसे और जुलूस किए, अवाम के साथ जुड़ा रहा। विजय जहां भी जाता था सेल्फी बनाता था। बात वापस सेल्फी पे आ गई। विजय ने 2020 में एक सेल्फी बनाई थी, फिर वो अपने हर जलसे में अवाम के साथ एक सेल्फी बनाता था और उस वक्त जलसे का माहौल देखने वाला होता था। विक्रावांदी में होने वाला जो पहला जलसा था जो विजय ने किया, वहां पे लाखों लोग आ गए थे। उस एक जलसे ने साबित कर दिया था कि हवाओं का रुख बदल चुका है। 70% नौजवान इलेक्शन लड़ रहे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम थी। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सामाजिक कारकुनों को टिकट दिए गए थे। खवातीन की नुमाइंदगी पर खास तवज्जो दी गई थी। तो थलापती विजय की यह कामयाबी महज एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि वो बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ा है। उसने एक एक कमजोरी का फायदा उठाया है और उसने देखा उसके लोगों को क्या चाहिए और उसने नीयत के साथ काम किया है। और विजय ने उस गुस्से का फायदा उठाया जो अवाम के दिलों में पुराने सियासी निजाम के खिलाफ था। विजय ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और जज्बा सच्चा हो तो आप अकेले भी पूरे निजाम का रुख मोड़ सकते हैं। तो नादरीन, ये थी विजय की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है? इमरान खान ने एक नई पार्टी बनाई थी, उससे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। क्या वो उम्मीदें पूरी हुई या वो उम्मीदें पूरी होंगी? मैं जानता हूं पाकिस्तानी बड़ी शानदार कौम है। पाकिस्तानी भी तंग है, परेशान है रवायती सियासतदानों से, दकियानूसी सिस्टम से, निज़ाम के जुल्म से, जबर से, फसाइयत से, एस्टेब्लिशमेंट के हथकंडों से। एक दिन आएगा कि पाकिस्तानी भी जान छोड़ाएंगे। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।